नमस्ते दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था। वो अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा, वो एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव की काफ़ी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो कि देखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वो भी ब्राह्मण से साथ ही चलने लगा। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चले तो रास्ता जल्दी जाएगा। पर ब्राह्मण ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। ब्राह्मण को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे नाम के विशेष में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रही। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर ब्राह्मण अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लगी रही थी और क्योंकि ब्राह्मण के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी। सो ब्राह्मण ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। और इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ ये भी महाकाल जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह होने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद और एक गांव आया और महाकाल ने फिर से ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण जी, आप आगे चलो, मुझे कुछ गांव में भी काम है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से ब्राह्मण के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार ब्राह्मण को सहन न हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं जमदूत हूँ और जमराज की आज्ञा से उन्हें लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि ब्राह्मण को पहले से ही इस बात का शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही जमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? जमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर ब्राह्मण ठिठर गया और बड़े पशुपेश में पड़ गया कि यदि वास्तव में वो महाकाल एक जमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्रों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं।
कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं थी। फलस्वरूप ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच जमदूत ही है, इसलिए वो अपने मित्रों की मृत्यु का कारण ना बने। इस हेतु वो तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वो मुड़ा, सामने से उसका मित्र वो उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि ब्राह्मण को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही गूंगा, वो एक पैस था, इसलिए ना तो ब्राह्मण तक पहुंच पा रहा था और ना ही ब्राह्मण को आवाज़ देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण के पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वो अपाहिज, वो गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसीलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और इसकी वजह हो तुम, क्योंकि वो तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपने सीमाओं को लांघने हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब ब्राह्मण को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही जमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है, क्योंकि ब्राह्मण एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता। वो सभी को एक न एक दिन मारना ही है, इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना संदर्भ में सोचना या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। ब्राह्मण ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसी होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित हो जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्रों की मृत्यु को जितना आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगाने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास ब्राह्मण के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं। ब्राह्मण ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कार्यकांड संभवतः किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। पंडित ने भी किया। चूँकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होती है
और वे उसके इस मृत्यु से संभवित समस्या का भी कोई ना कोई समाधान तो निकल ही देंगे। इसीलिए वो ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने ब्राह्मण की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, सो उसने ब्राह्मण के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस ब्राह्मण से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं ब्राह्मण कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। हालांकि वो स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे ब्राह्मण की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और आखिर वो दिन भी आ गया जब ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात ब्राह्मण डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वो रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो स्वयं भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत निश्चिंत था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। तो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि वो राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे ना तो रोका ना किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक और उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं ब्राह्मण जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने ब्राह्मण को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्राह्मण को तो खुद ही समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने ब्राह्मण को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्राह्मण कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में ब्राह्मण से पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा। राजा को ब्राह्मण की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वो ब्राह्मण मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जो कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो
निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और ब्राह्मण की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, ब्राह्मण जो कह रहा है वो सच है। दूसरे राज्य के राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ही ब्राह्मण राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार ब्राह्मण को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो ब्राह्मण की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे दूध सूते के एक धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाए। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। ब्राह्मण के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि अब तो ब्राह्मण मरेगा ना, राजा का वचन छूटा पड़ेगा। ब्राह्मण को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वो भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा ही महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। ब्राह्मण के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और ब्राह्मण जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में ब्राह्मण का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर हक्के बक्के से ब्राह्मण को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूते के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरते या चाहे जितनी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना वाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।